गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स में टॉपिक स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के इनिशियल स्ट्रेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप और स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, इन दो के बारे में अध्ययन किया था कि जब पहले इनिशियली टाइट करते हैं जब हम, तो यदि स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो उसमें क्या स्ट्रेसेस होते हैं। फिर दूसरा हमने अध्ययन किया था कि एक्सटर्नल फोर्स यदि लग रहा है तो उसमें क्या स्ट्रेसेस होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस। यदि ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, जो इनिशियल टेंशन के मतलब स्क्रू को टाइट कर रहे हैं ड्यू टू स्क्रूइंग अप द फोर्सेस, तो स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो उस वक्त जो फोर्सेस लग रहे हैं वो, और दूसरा एक्सटर्नल लोड के कारण। तो इन दोनों का यदि कम्बिनेशन हो तो उस केस में हम बोल्ट की डिजाइनिंग का अध्ययन करेंगे। स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस। स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस द रिजल्टेंट एक्सियल लोड on a bolt depends upon the following factors। अब बोल्ट पर जो रिजल्टेंट एक्सियल लोड लगता है इट्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, द इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट। कि बोल्ट को जब हम टाइट कर रहे हैं तो इसके कारण उसमें इनिशियल टेंशन क्या जनरेट हुआ। इनिशियल टेंशन उसमें जनरेट होगा यदि हम उसको टाइट करेंगे तो वो इनिशियल टेंशन कितना है। दूसरा, द एक्सटर्नल लोड, बाहरी लोड कौन सा लग रहा है जब मशीन ऑपरेट होती है या कोई जहाँ पर वो उसके जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। बोल्ट को जब हमने कसा है किसी दो पार्ट्स में, जैसे ये दो पार्ट्स हैं, इनको हमने कसा है बोल्ट के द्वारा, तो जब इनको हम कस देंगे तो और ये ऑपरेशन में आते हैं तो ये इस बोल्ट पर एक्सटर्नल लोड लगेगा। तो ये एक्सटर्नल लोड कितना है इस पर डिपेंड करेगा, रिजल्टेंट एक्सियल लोड। तो एक तो जब हम इस बोल्ट को इस पर कस रहे हैं तब इसमें एक स्ट्रेच डेवलप हुआ, तो इसके टाइटनिंग करने के कारण इसमें जो एक खिंचाव पैदा होता है वो इनिशियल टेंशन कितना है। दूसरा, जब ये मशीन जो कनेक्टेड है, जो दो पार्ट्स कनेक्ट हुए हैं, जैसे सपोज ये ब्लॉक है और ये ऊपर सिलेंडर हेड है, इनको जब हमने कनेक्ट कर दिया ऊपर से बोल्ट लगा करके, सिलेंडर हेड पर बोल्ट लगा करके इसको कनेक्ट कर दिया, और जब ये इंजन ऑपरेट होगा तो नेचुरली इस पर थ्रस्ट एक्सियल लोड लगेगा। तो एक्सियल लोड लगेगा तो ये एक्सटर्नल लोड हुआ। ये एक्सटर्नल लोड कितना है ये भी इसमें ऐड होगा। तो एक्सियल लोड, एक्सटर्नल लोड के कारण। फिर तीसरा हम अध्ययन के ये फैक्टर है कि द रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग, द रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग स्प्रिंगनेस ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर्स। द रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग, रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग किसमें, या स्प्रिंगनेस जिसको हम प्रत्यास्थता कहते हैं, ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर्स। ये जो बोल्ट है इस बोल्ट में और कनेक्टेड मेंबर्स में, ये कनेक्टेड मेंबर्स में, इनमें इलास्टिसिटी यील्डिंग कितना है, कितना नर्म है, स्प्रिंगनेस कितनी है, इनमें कितना यील्डिंग है, नर्म कितना है। तो रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर्स, बोल्ट और कनेक्टेड मेंबर्स में कितना इलास्टिसिटी है, इसका भी फर्क पड़ता है रिजल्टेंट एक्सियल लोड पर। नाउ व्हेन द कनेक्टेड मेंबर्स आर वेरी यील्डिंग, जब कनेक्टेड मेंबर्स, जिन मेंबर्स को हम जोड़ रहे हैं, ये जैसे ये दोनों सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, तो ये जब हम कोई दो पार्ट्स को हम जोड़ रहे हैं, तो जब दो पार्ट्स को हम जोड़ते हैं तो उसमें ये पार्ट्स यदि बहुत नर्म है,
एज कंपेयर्ड विद द बोल्ट। इस बोल्ट के मुकाबले में, ये जो बोल्ट है इस बोल्ट के मुकाबले में ये जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा नर्म हैं। विच इज़ ए सॉफ्ट गास्केट, इसमें हमने सॉफ्ट गास्केट लगा रखी है। तो एज शोन इन फिगर ए, ये जो एक फिगर में हमने बताया है कि दो पार्ट्स को हमने कनेक्ट किया है और बीच में गास्केट लगा दी है। तो यदि ये कनेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नर्म है इस बोल्ट के कंपैरिजन में, तो क्या होता है, देन द रिजल्टेंट लोड ऑन द बोल्ट, तो बोल्ट पे जो रिजल्टेंट लोड है is approximately equal to the sum of initial tension and the external load। तब जो ये रिजल्टेंट लोड जो है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन सपोज P1 इनिशियल टेंशन है, इसमें जब हमने इसको टाइट किया था तो इनिशियल टेंशन इसमें P1 जनरेट हुआ था, एंड द एक्सटर्नल लोड, जब ये ऑपरेट हुई मशीन तो इसमें एक एक्सटर्नल लोड आया। तो ये दोनों का जो लोड आया, सपोज वो P2 है, तो वो दोनों P1 प्लस P2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का सम होगा। तो इस पर जो रिजल्टेंट एक्सियल लोड लगेगा बोल्ट पे वो होगा कि तो हमने पहले इसको टाइट कर रहे थे तो वो P1 फोर्स आ रहा था, इसमें स्ट्रेच आ रहा था, है ना। और दूसरा, जब हमने इसको, जब ये मशीन ऑपरेट हुई, जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं वो ऑपरेट हुए, वर्किंग में आए, तो उस केस में इसमें लोड, एक्सेल लोड जो आ रहा है वो P2 आ रहा है। तो बोल्ट पर दो लोड हो गए, P1 और दूसरा P2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस केस में। कौन सा केस है, व्हेन कनेक्टेड मेंबर्स आर वेरी यील्डिंग एज कंपेयर्ड विद द बोल्ट विच इज ए सॉफ्ट गास्केट। अब हम दूसरा केस लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द बोल्ट इज वेरी यील्डिंग, दूसरे केस में यदि बोल्ट बहुत नरम है, पहले वाले केस में तो कनेक्टेड मेंबर्स ये नरम थे, दूसरे केस में यदि बोल्ट नरम है, इज वेरी यील्डिंग एज कंपेयर्ड विद द कनेक्टेड मेंबर्स, कनेक्टेड मेंबर्स के कंपेयर में, एज इन फिगर 1B, जैसे 1B में दिखाया, ये 1B जो है इसमें यहाँ पर ये जो बोल्ट है ये ज़्यादा नरम है इन कनेक्टेड मेंबर्स के करना, क्योंकि हमने यहाँ गास्केट नहीं लगाया तो इसलिए इसकी इलास्टिसिटी यहाँ पर ये नरमता इसकी कम हो गई। और ये जो है बोल्ट, इसकी अब नरम, ये ज़्यादा नरम है, इसमें दिस इज मोर वेरी यील्डिंग, और ये इनकी यील्डिंग कम है बोल्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जब बोल्ट की यील्डिंग ज़्यादा है और कनेक्टेड मेंबर्स जो हैं ये, इन कनेक्टेड मेंबर्स की यील्डिंग कम है, तब क्या होगा, ऑन द अदर हैंड, इफ द बोल्ट इज वेरी यील्डिंग एज कंपेयर्ड विद द कनेक्टेड मेंबर्स एज इन फिगर 1B, देन द रिजल्टेंट लोड विल बी आइदर द इनिशियल टेंशन और द एक्सटर्नल लोड। देन रिजल्टेंट लोड, तो रिजल्टेंट लोड विल बी आइदर द इनिशियल टेंशन, तो रिजल्टेंट लोड क्या होगा कि या तो इनिशियल टेंशन होगा और एक्सटर्नल लोड होगा, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी ज़्यादा होगा वो होगा। द एक्चुअल कंडीशंस यूजुअली लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, एक्चुअल कंडीशन टू एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करती है, बीच में रहती है। टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट एक्सियल लोड, अब हम यदि ये रिजल्टेंट एक्सियल लोड को डिटरमाइन करना चाहते हैं ऑन द बोल्ट, बोल्ट के ऊपर, कि बोल्ट के ऊपर रिजल्टेंट एक्सियल लोड कितना आ रहा है, द फॉलोइंग इक्वेशन में बी यूज, तो हम ये इक्वेशन काम में लेते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस A/1/A इंटू P2, ये इक्वेशन हम काम में लेंगे। इस इक्वेशन में A/1 प्लस A, दिस इज द K, सब्स्टिट्यूटिंग A/1 प्लस A इक्वल टू K, हमने A/1 प्लस A को K के बराबर सब्स्टिट्यूट किया कि ये वैल्यू जो है वो K के बराबर है। इसको जब हमने कैलकुलेट करते हैं तो ये K वैल्यू आई। अब ये K वैल्यू आई तो हमने इसको यहाँ पर डिनोट कर दिया कि ये K है। तो जब इसको K डिनोट किया तो ये इक्वेशन अब मॉडिफाई हो गई P1 प्लस K इंटू P2।
तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस K इंटू P2, वेयर P1 क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, P1 इज द इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट, कि जब बोल्ट को हम टाइट करते हैं तो उसमें जो इनिशियल टेंशन क्रिएट होता है या जनरेट होता है, दैट इज द P1, कि जब हमने बोल्ट को टाइट किया तो उसमें इनिशियल टेंशन P1 आया। फिर जब मशीन ऑपरेट हो रही है या जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं ऑपरेट हो रहे हैं तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो लोड आ रहा है दैट इज एक्सटर्नल लोड ऑन द बोल्ट, तो बोल्ट पर एक्सटर्नल लोड आ रहा है, इसको हमने डिनोट किया P2 से, तो ये P2 है, ये जो P2 है दिस इज द एक्सटर्नल लोड ऑन द बोल्ट। एंड ए क्या है, A is the ratio of elasticity of the connected parts to the elasticity of the bolts. This is the ratio of elasticity of the connected parts to the elasticity of the bolts. ये जो connected parts हैं इनकी elasticity upon elasticity of the bolt. तो this is the A is the ratio of elasticity of the connected parts to the elasticity of the bolt. इन दोनों का जो रेशियो है that is the A. तो यहाँ पर A की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे और 1 प्लस ए इस रख करके A की वैल्यू रख करके फिर हम ये K की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसका इफेक्ट यदि K कम होता है तो यहाँ वैल्यू ये कम हो जाएगी, रिजल्टेंट K ज़्यादा होगा, K यदि 1 होता है तो दोनों का सम हो जाएगा, लेकिन यदि K कम होगा तो ये P वैल्यू कम हो जाएगी। नाउ for soft gasket and large bolts, soft gasket और large bolts यदि हम काम में लेते हैं, soft gasket जैसा कि पहला वाला जो फिगर है इसमें हमने यहाँ पर ये सॉफ्ट गास्केट काम में ली हुई है, और बोल्ट भी इसमें लंबा है, लंबा बोल्ट काम में लेते हैं, और यदि सॉफ्ट गास्केट काम में लेते हैं तो द वैल्यू ऑफ A इज हाई, तो उस केस में A की वैल्यू, A क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कनेक्टेड मेंबर्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ द बोल्ट, तो ये वैल्यू हाई हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ सॉफ्ट गास्केट लिया तो जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं उसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई, तो कनेक्टेड मेंबर्स की इलास्टिसिटी बढ़ गई तो A की वैल्यू भी हाई हो गई। And the value of A upon 1 plus A is approximately equal to unity, because क्योंकि जब A ज़्यादा हो गया और यहाँ पर भी A ज़्यादा है तो ये 1 की वैल्यू कम हो गई, तो उस केस में जब ये ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है तो दोनों एक दूसरे कैंसिल होकर के 1 हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी हो जाती है, इक्वल टू यूनिटी। तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ A इज हाई एंड द वैल्यू ऑफ A अपॉन 1 प्लस ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी, मतलब A अपॉन 1 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर यूनिट हो जाएगी, क्योंकि A ज़्यादा हो गया। ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा दी, वहाँ सॉफ्ट गास्केट लगा दिया और उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो जब उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो A इज़ द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कनेक्टेड मेंबर्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ द बोल्ट, तो इस वजह से ये A ज़्यादा हो गया, A ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर ये वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। तो जब ये यूनिटी हो जाएगी, जब K 1 हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट लोड P है वो क्या होगा, P1 प्लस P2। नाउ द रिजल्टेंट लोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनिशियल टेंशन एंड द एक्सटर्नल लोड, सो दैट द रिजल्टेंट लोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनिशियल टेंशन एंड द एक्सटर्नल लोड। तो इस तरह से जो टोटल लोड है, रिजल्टेंट लोड है, वो क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू 1 हो गई। नाउ सेकंड केस है फॉर हार्ड गास्केट और मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट सरफेसेस। यदि हार्ड गास्केट लेते हैं या मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, कि उसमें हम गास्केट ही काम में नहीं ले रहे, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, जो दोनों सरफेसेस हैं उसमें यहाँ पर जो दोनों सरफेस है ये मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, इन दोनों के बीच में मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो रहा है, किसी तरह की कोई गास्केट हमने यहाँ पर काम में नहीं ली है। तो ऐसे केस में
जहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं एंड विथ स्मॉल बोल्ट्स और स्मॉल बोल्ट्स हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉल, तो उस केस में ए की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ए इज द रेशियो ऑफ कनेक्टेड मेंबर्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ द कनेक्टेड मेंबर्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ द बोल्ट। तो उस केस में बोल्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा है और कनेक्टेड मेंबर्स की इलास्टिसिटी कम है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड द रिजल्टेंट लोड इज मेनली ड्यू टू द इनिशियल टेंशन, तो इस केस में जो रिजल्टेंट लोड है वो केवल इनिशियल टेंशन के कारण होगा। देखिए यहाँ पर जब ए की वैल्यू कम है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी के की वैल्यू, और जब के की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ पर जब के की वैल्यू कम होगी, सपोज बहुत कम होगी जिसको हम नेग्लिजिबल मान लें, तो यहाँ पर ये P2 भी कम हो जाएगा, K इंटू P2 कम हो जाएगा। जब K इंटू P2 कम हो जाएगा तो रिजल्टेंट लोड केवल P1 पे डिपेंड करेगा कि P1 जो है वो रिजल्टेंट लोड बनाएगा। Now for hard gasket or metal to metal contact surfaces and with small bolts, कि जब metal to metal contact surfaces हैं और small bolts हैं, the value of A is small, तो इस केस में A की वैल्यू कम होगी। and the resultant load is mainly due to the initial tension, तो जो resultant load होगा वो केवल initial tension के कारण होगा, जो external forces के कारण जो हो रहा था वो नहीं होगा। तो यहाँ पर और एक्सटर्नल लोड इन रेयर केस में, किसी किसी केस में, रेयर केसेस में एक्सटर्नल लोड के कारण भी हो सकता है, इट इज ग्रेटर देन द इनिशियल टेंशन। तो दिस इज द सेकंड केस। नाउ द वैल्यू ऑफ ए मे बी एस्टिमेटेड, बाय द डिजाइनर। अब ये ए की वैल्यू एस्टिमेट की जाती है डिजाइनर के द्वारा। डिजाइनर ये तय करता है कि ए कितना रखा जाए टू ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट लोड। टू ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट लोड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए जो डिजाइनर है वो ए की वैल्यू को एस्टिमेट करता है कि ए कितना रखा जाए। द वैल्यूज ऑफ ए अपॉन 1 प्लस ए फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर शोन इन टेबल 1। अब यहाँ पर वैल्यूज ऑफ ए अपॉन 1 प्लस ए मीन्स के, दैट इज इक्वल टू के। तो इस के को या ए अपॉन 1 प्लस ए अलग अलग जॉइंट्स के लिए, जिसमें कास्केट भी हो सकता है या सॉफ्ट कास्केट भी हो सकता है या मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, तो ये अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं, आर शोन इन टेबल 1। तो ये टेबल 1 में दिखाए हुए हैं। द डिजाइनर दस हैज कंट्रोल ओवर द इन्फ्लुएंस। टेबल 1 में ये डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं और उनकी वैल्यू के को कैलकुलेट करके बताया हुआ है। तो यहाँ पर द वैल्यूज ऑफ ए अपॉन 1 अपॉन ए फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर शोन इन टेबल 1। द डिजाइनर दस हैज कंट्रोल ओवर द इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्टेंट लोड ऑन ए बोल्ट। तो इससे क्या होता है कि डिजाइनर दस हैज कंट्रोल ओवर द इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्टेंट लोड ऑन ए बोल्ट। तो बोल्ट का जो रिजल्टेंट लोड है उसका जो क्या प्रभाव पड़ता है वो उसको डिजाइनर कंट्रोल कर लेता है कि बोल्ट पर जो रिजल्टेंट लोड आ रहा है उसके प्रभाव को डिजाइनर इससे कंट्रोल कर लेता है। ए को ए अपॉन 1 अपॉन ए जब अलग अलग होंगे तो इससे डिजाइनर जो है वो लोड बोल्ट पे लगने वाले रिजल्टेंट लोड को के प्रभाव को कंट्रोल कर सकता है। बाय प्रोपोर्शनिंग द साइजेस of the connected parts and bolts and by specifying initial tension in the bolt। by proportioning the sizes of the connected parts के जो sizes हैं उसको और bolts को इनके proportions को and by specifying the initial tension in the bolt कि initial tension उसमें कितना होना चाहिए, कितना उसमें टॉर्क लगाया जाए, कितना उसको कसा जाए। तो ये इन चीज़ों को मैनेज करते हुए जो डिज़ाइनर है वो कंट्रोल कर सकता है कि उस पर बोल्ट पे कितना रिजल्टेंट लोड, क्योंकि रिजल्टेंट लोड जो आ रहा है उसका कितना प्रभाव होगा। तो ये डिज़ाइनर का कार्य है कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है इस चीज़ से, ए अपॉन 1 अपॉन ए के द्वारा।
नाउ हियर द वैल्यूज ऑफ के फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब ये अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स जो दिए हुए हैं इसमें के की वैल्यू बताई हुई है, क्योंकि के एक अहम रोल कर रहा है इसमें कि यहाँ पर के यदि कम हो जाता है तो वैल्यू जो है रिजल्टेंट लोड की वो P1 पे डिपेंड करती है केवल इनिशियल टाइटनिंग पर, और यदि के की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस केस में दोनों का जो रिजल्टेंट लोड है वो P1 प्लस P2 हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट, मेटल टू मेटल जॉइंट विथ थ्रग बोल्ट्स यदि है, जैसे सेकंड केस में था, यहाँ पर मेटल टू मेटल जॉइंट है, तो इस केस में मेटल टू मेटल जॉइंट विथ थ्रग बोल्ट्स, बोल्ट्स भी इसमें लंबे हैं और मेटल टू मेटल जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक ही वैल्यू है दैट इज द रेशियो ऑफ कनेक्टेड इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टेड मेंबर्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ द बोल्ट। उस केस में जब चूंकि बोल्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो ए कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये के की वैल्यू भी कम हो जाएगी। जब के की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ पर ये वैल्यू आई है हमारे पास 0 to 0.1 मेटल टू मेटल जॉइंट के लिए विथ थ्रग बोल्ट्स में। फिर हार्ड कॉपर गास्केट विथ लॉन्ग थ्रग बोल्ट्स। यदि हार्ड कॉपर गास्केट है जिस लंबे बोल्टों के साथ में, तो उसमें के की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की हुई है 0.25 से लेकर के 0.5 तक रहती है। फिर देन सॉफ्ट कॉपर गास्केट है विथ लॉन्ग थ्रग बोल्ट्स, लंबे सॉफ्ट कॉपर गास्केट विथ लॉन्ग थ्रग बोल्ट्स, लंबे बोल्ट्स के साथ में सॉफ्ट कॉपर गास्केट यदि हमने यूज़ की है दो मैटिंग मेंबर्स के बीच में, यदि सॉफ्ट कॉपर गास्केट लगा दिया है तो उस केस में जो के की वैल्यू है वो 0.5 से 0.75 तक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ए की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण के की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ सॉफ्ट पैकिंग विथ थ्रग बोल्ट्स, सॉफ्ट पैकिंग लिया है और थ्रग बोल्ट्स हैं उसमें, तो उस केस में अब के की वैल्यू और बढ़ गई, 0.75 से लेकर के 1 हो जाएगी यदि सॉफ्ट पैकिंग विथ थ्रग बोल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड मेंबर्स की इलास्टिसिटी बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू बोल्ट, तो उस केस में के की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब के की वैल्यू बढ़ जाती है तो जो रिजल्टेंट लोड है वो दैट इज P1 प्लस P2 के नज़दीक आ जाता है। नाउ सॉफ्ट पैकिंग विथ स्टड्स, यदि स्टड्स को काम में लिया है और उस पर सॉफ्ट पैकिंग लगी हुई है साथ में, जो तो कनेक्टेड पार्ट्स हैं उसमें सॉफ्ट पैकिंग लगी हुई है और स्टड्स को काम में ले रहे हैं, तो उस केस में के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं उनकी इलास्टिसिटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस केस में के की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो यहाँ पर जब के 1 हो जाता है तो दिस P रिजल्टेंट लोड विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इस तरह से सॉफ्ट पैकिंग यदि काम में लेते हैं तो उसमें वैल्यू 1 होगी। और इसमें रेफरेंसेस हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS खुरमी एंड JP गुप्ता। थैंक यू।